गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन में फूड को इनटेक किया जाता है, इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। और डाइजेशन, जिसमें 2 प्रकार का होता है डाइजेशन: मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को इसमें सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स में होता है। बक्कल कैविटी में मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें पहले फूड को मैस्टिकेट किया जाता है, जिसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। इसे बोलस कहते हैं। फिर नेक्स्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स में डिग्लिटेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें फूड को स्वेलिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस में डिग्लिटेशन होता है और पेरिस्टाल्सिस। इसमें फूड को स्वेलिंग किया जाता है और ईसोफेगस की वॉल में बार्म लाइक मूवमेंट होता है, जिससे फूड को ईसोफेगस से स्टमक में भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में चर्निंग की प्रोसेस होती है और पेरिस्टाल्सिस होता है। स्टमक की बॉल में सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और फिर स्टमक से बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंडुलम मूवमेंट होता है और सेगमेंटल मूवमेंट होता है। पेंडुलम मूवमेंट में फूड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया जाता है। फिर सेगमेंटल मूवमेंट, इसमें जो टर्निंग मूवमेंट है उसमें फूड के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन से फूड को रेक्टम की ओर भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम। इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है और डिफिकेशन होता है। इसमें बाइल मूवमेंट्स होते हैं और जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसको लेफ्ट ओवर किया जाता है। अब है केमिकल डाइजेशन। अब नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन।
केमिकल डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं होता है। स्टार्च टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंट में जो सलाइवा से रिलीज होता है, इसी को सलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक कर देता है। केमिकल डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स में नहीं होता है। बक्कल कैविटी के बाद फिर स्टमक में केमिकल डाइजेशन होता है, जिसमें एचसीएल प्रेजेंट होता है। एचसीएल का फंक्शन होता है कि जो पेप्सिनोजन और प्यूरिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको एक्टिव करता है, और जो इनमें फूड में जो माइक्रोस प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है, और जो फूड के हार्ड पार्टिकल होते हैं उनको सॉफ्ट पार्टिकल में ब्रेक करता है। पेप्सिन जो जाइमोजन सेल से सीक्रेट होता है, जो एचसीएल की प्रेजेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोनैनिन एचसीएल की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक मिल्क प्रोटीन होती है कैसीन, जो रेनिन की प्रेजेंट में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाती है। स्टमक में प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो प्रकार से डाइजेशन होता है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं और दूसरे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं। इसमें पहले प्रोटीन का डाइजेशन होगा। जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को जो पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है,
काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंटेरोकाइनेज सक्कस एंटेरिकस से रिलीज होता है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, इसको एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर है काइमोट्रिप्सिनोजन जो पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और ये ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज जो पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है। प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। ट्रिप्सिन इसको कार्बोऑक्सीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर है प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टाइड की स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिपिड का डाइजेशन। जो इमल्सिफाइड लिपिड है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें डीएनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है आरएनए।
मायनेज एंजाइम की प्रेजेंस में राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब है माल्टोज। अब सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स जो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर सुक्रेज। जो सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो सक्कस एंटेरिकस से रिलीज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर है लैक्टोज। लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो सक्कस एंटेरिकस से रिलीज होता है उसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर प्रोटीन की जो स्मॉल पेप्टाइड की स्मॉल यूनिट्स हैं उनको अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर आइसोमाल्टोज। जो आइसोमाल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो सक्कस एंटेरिकस से रिलीज होता है वो ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर है न्यूक्लिक एसिड जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। फिर है न्यूक्लियोसाइड जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट में हमें एंड प्रोडक्ट्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिले, और लिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिले, और प्रोटीन में अमीनो एसिड्स एंड प्रोडक्ट्स मिले, और न्यूक्लिक एसिड्स में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिले। केमिकल डाइजेशन के बाद अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है, पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी यूटिलाइज होती है। पैसिव तीन प्रकार से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार से होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम पहले देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हम मान लेते हैं कोई सेल, एक सेल है ये, और इसके बाहर कोई सब्सटेंस ए है। ये सब्सटेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सेल में एंटर करेगा, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं ये कोई एक सेल है और एक सेल ये है, इसके बाहर कोई सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस हम मान लेते हैं एक्स। जब ये दोनों सब्सटेंस एक साथ सेल में एंटर करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। और इस सेल में मान लेते हैं सब्सटेंस ए है और इसके अंदर कोई सब्सटेंस वाई है। जब एक सब्सटेंस सेल में एंटर करता है और दूसरा सब्सटेंस सेल से बाहर निकलता है तो इसे हम बोलते हैं एंटीपोड। तो इस तरह से जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो प्रकार से हो जाता है। अब हम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है, उसके साथ सोडियम आयन एंटर करते हैं। तो इसकी जगह पे ए की जगह पे हम मान लेते हैं ग्लूकोज है और एक्स की जगह पे हम मान लेते हैं कि सोडियम आयन है। जब दोनों सोडियम आयंस और ग्लूकोज साथ में एंटर करते हैं तो जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। और गैलेक्टोज का हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। गैलेक्टोज का भी एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की तरह होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। गैलेक्टोज के साथ भी सोडियम आयंस सेल में एंटर करते हैं तो इसका भी एब्जॉर्प्शन होगा सोडियम गैलेक्टोज सिम्पोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। पैसिव में भी इसका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फ्रक्टोज के बाद है
फ्रक्टोज के बाद है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है और एक्टिव में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। संपूर्ण जो एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है और जो एंटीपोड एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन। हम देखते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लैक में होता है। ये हम मान लेते हैं बिलाई है और इसके अंदर ये है लैक्टियन। और इसके ऊपर प्लस बॉर्डर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ये ब्लाई सेल। एसिड और ग्लिसरॉल इनके साथ ऑर्गेनिक बायोसॉल्ट कंबाइन करते हैं। कंबाइंस विथ ऑर्गेनिक बायोसॉल्ट और इनसे कुछ ड्रॉपलेट्स बनते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को मिसेल्स कहते हैं। इसके बाद ये मिसेल्स ब्लाई सेल में एंटर करते हैं तो इनके साथ जो ऑर्गेनिक बायोसॉल्ट है वो इसके ब्लाई सेल के अंदर एंटर नहीं करते, वो बाहर आ जाते हैं और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो ब्लाई सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसमें लिखते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल मिलकर ट्राई टीजी बनाते हैं यानी कि ट्राइग्लिसराइड। अब इनके साथ कुछ प्रोटीन्स बाइंड करती हैं, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स कंबाइंस विथ सम प्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स। अब इनसे जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं इनको हम कहते हैं चाइलोमाइक्रोन्स। इन ड्रॉपलेट्स को कहते हैं चाइलोमाइक्रोन्स। अब ये चाइलोमाइक्रोन्स ब्लाई में एंटर करेंगे और ब्लाई से होते हुए लैक्टियन में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अगला स्टेप है एसिमिलेशन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद ये बॉडी के सेल या टिश्यू में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन के बाद
लास्ट स्टेप है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे एलिमिनेशन, उसे इजेशन कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की है वो 5 स्टेप्स में होती है। अब जो कि हमने 5 स्टेप्स को डिस्कस किया है। अब है हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि जीआईटी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, तो इसमें फर्स्ट है गैस्ट्रिक। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रॉन। या इसी को गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं। एंटेरोगेस्ट्रॉन ड्यूडेनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय ड्यूडेनल म्यूकोसा। और ये गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिन और एंटेरोगेस्ट्रॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो गैस्ट्रो हार्मोन है वो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जो एंटेरोगेस्ट्रॉन है वो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, यानी रोकने का काम करता है। इसलिए ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन ड्यूडेनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय ड्यूडेनल म्यूकोसा। और ये सीक्रेटिन पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। और जो सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है वो सीक्रेटिन है, जिसे स्टार्लिंग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके बाद है अगला हार्मोन है डिओक्राइनिन। डिओक्राइनिन भी ड्यूडेनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय ड्यूडेनल म्यूकोसा। और ये ड्यूडेनम में जो वेनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है
कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइम। ये हार्मोन दो काम करता है। सीसी के पीरियड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। और ये पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एंटेरोक्राइन। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये सक्कस एंटेरिकस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है VIP, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। VIP भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, रिलीज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये इंटेस्टाइन की वॉल है, उनमें जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट कराता है। डायलेट्स ऑफ ब्लड वेसल ऑफ इंटेस्टाइन। सॉरी, जो सीक्रेटेड हार्मोन है वो पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैनक्रियाज। Disorders of digestive system. इसमें फर्स्ट है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
इसमें दो डिसऑर्डर होते हैं, मैरास्मस और क्वाशियोल्कर। मैरास्मस प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें हेयर लॉस होता है और स्किन रिंकल हो जाती है। क्वाशियोल्कर क्वाशियोल्कर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव हार्मोन्स और इनका और इम्प्रॉपर मैस्टिकेशन से इनडाइजेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेन, नोजिया, वॉमिटिंग होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, प्रोकाइनेट्स और कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। और H2 अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसमें इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और कोलन में फूड ज़्यादा समय के लिए बना रहता है और जो फीकल है वो ड्राई और हार्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। इनडाइजेशन को डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। फिर वॉमिटिंग को एमेसिस भी कहते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से जो फूड है वो स्टमक से माउथ के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को वॉमिटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया में जो अब नेक्स्ट है डायरिया, जिसमें फ्लूइड कंटेंट इंक्रीज होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसी को डायरिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जॉन्डिस। इसी को इक्टेरस भी कहते हैं। लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो बाइल डक्ट होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे बिलिरुबिन नहीं मिल पाता है और बिलिरुबिन पूरी बॉडी में ब्लड में पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसी को जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस जॉन्डिस के कारण मेडिसिन्स और कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। जॉन्डिस 3 प्रकार से होता है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस में जो बाइल है वो अधिक मात्रा में सिंथेसाइज्ड होता है। फिर है हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में जो हेपेटोसाइट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें जो बाइल डक्ट होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं।